यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से रिवीजन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। एंड रिवीजन लेक्चर में लास्ट लेक्चर मैंने लिया था कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है AS3। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें कैश फ्लो 3 एक्टिविटी में कैटेगराइज करके बताना होता है। कैश फ्लो इनफ्लो हो सकता है, आउटफ्लो हो सकता है, हो तीन ही एक्टिविटी से हो सकता है। पहला है ऑपरेटिंग। आपको याद हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो जनरेट होते हैं, इसको निकालने का दो तरीका है। एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा बताइए। दूसरा सर इनडायरेक्ट मेथड। करेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड में मैंने समझाया था कि हम प्रॉफिट जो लेते हैं ना, नेट प्रॉफिट, इसी को एडजस्ट करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल लेते हैं। ये एडजस्टमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि सर जो नेट प्रॉफिट है ये कैश फ्लो के बेसिस पे नहीं बना होता है, कैश के बेसिस में, तो एक्रूवल कंसेप्ट पे बना है। तो नंबर एक, इसको कैश फ्लो पे लेके जाना पड़ेगा। दूसरा, सर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए नॉन कैश एक्सपेंसेस वगैरह भी डले होते हैं, इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? नॉन कैश एक्सपेंस में कैश आउटफ्लो तो नहीं होता। थर्ड, नॉन ऑपरेटिंग, कुछ ऐसे भी इनकम एक्सपेंस डले हैं जो नॉन ऑपरेटिंग है, उससे जनरेट होने वाली इनफ्लो आउटफ्लो कहीं और आना चाहिए। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब ये ऑपरेटिंग में नहीं, जैसे कि इन्वेस्टिंग का। ठीक। क्या आता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अगर डला है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो गड़बड़ है ये। इन्वेस्टिंग में हम सेल प्रोसीड लिखते हैं तो प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी उसमें कवर्ड हो जाता है, यहां से हटाना पड़ेगा। दूसरा, इंटरेस्ट रिसिव्ड, डिविडेंड रिसिव्ड, रेंट रिसिव्ड। ठीक। सर ये पीएल में तो डले होते हैं, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। फिर हमने क्या पढ़ा था, याद करो जरा। सर फाइनेंसिंग का भी एक आइटम हो सकता है, पैट में इंटरेस्ट पेड भी डला होता है डेबिट साइड में पीएल के। ठीक। लेकिन ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बोलेंगे जरा एक साथ, क्या ये आएगा यहाँ पे? तो नहीं आएगा, ऐसे एडजस्ट करते हैं। जब पैट से स्टार्ट करते हैं तो मैंने बोला था पैट में प्रोविजन फॉर टैक्स घटा होता है, तो इसको जोड़ दो। याद करो, प्रोविजन क्यों? सर प्रोविजन टैक्स का पेमेंट नहीं है। प्रोविजन तो हमने लायबिलिटी के लिए बनाया हुआ प्रोविजन है, हमें टैक्स पेड घटाना है, तो अभी जोड़ के पीबीटी ले आओ, सारे एडजस्टमेंट कर लो, अंत में टैक्स पेड घटा देना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं, ऑपरेटिंग से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग में। मैंने क्या बोला, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉय हुआ था उसका इंश्योरेंस क्लेम, तो इन्वेस्टिंग में। ठीक। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या पढ़ा? डायरेक्ट मेथड में इनडायरेक्टली करने की जरूरत नहीं, सारा इनफ्लो ले लो, क्रॉस इनफ्लो, मतलब कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कोई अगर कमीशन वगैरह, जो ट्रेड कमीशन जिसको बोलते हैं, बिजनेस कर रहे हैं उसमें कमीशन वगैरह कमा लिया तो वो ले लो, ये तो इनफ्लो हो गया। आउटफ्लो, सर सारे
बिजनेस के खर्चे घटा दीजिए, जैसे कि कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर, जितने भी आउटफ्लो है, साथ ही में जितने भी एक्सपेंस पर पेड, एक्सपेंस कौन सा, पेड। अगर आपको एक्रूअल इंटरेस्ट, एक्रूअल एक्सपेंस दिया हो, मान लो सैलरी दिया है और बोल रहा है कि सैलरी का खर्चा तो 50,000 है, इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 है, तो पेड कितना हुआ होगा 40,000, 40 घटाना है। उसके बाद आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, और यहां से टैक्स घटा दोगे तो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स। ठीक, बोलो बराबर से। यहां पे सेकेंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, इसमें दिक्कत नहीं। क्यों सर, जो भी लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट में जो टेंजिबल फिक्स एसेट है उसका नाम हो गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इनटेंजिबल फिक्स एसेट को हम इंटेंजिबल फिक्स एसेट ही बोलते हैं। ठीक, इनका ताकि परचेज हो, तो परचेज हुआ तो कितना आउटफ्लो हुआ वो, या फिर सेल हो तो सेल प्रोसीड इनफ्लो, या फिर इनसे होने वाली कमाई हो इनकम, या फिर टैक्सेस। टैक्सेस का मतलब मान लो सेल किया, कैपिटल गेन लगा, तो ये भी यहीं पे आएगा। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ाया था, इसमें क्या था, जो भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इंपैक्ट कर रहा है, फाइनेंसिंग का मतलब ही होता है कैपिटल रेज करना। ठीक, अब इसमें इनफ्लो में क्या आ सकता है, ध्यान देने वाली बात है, शेयर इश्यू किया, डिबेंचर इश्यू किया, बॉन्ड इश्यू किया, बैंक लोन लिया, ये सारे क्या है, इनफ्लो है। हाँ जी, और आउटफ्लो में क्या होगा सर, किसी भी कैपिटल की रीपेमेंट हो, बॉन्ड का हमने रिडीम्शन कर दिया, डिबेंचर का रिडीम्शन कर दिया, ठीक, शेयर बायबैक कर लिया, लोन की रीपेमेंट कर दी, ये सारी चीजें फाइनेंस लीज में जो पेमेंट होती है वो भी यहीं पे आता है। साथ ही में फाइनेंसिंग का जो कॉस्ट है, इंटरेस्ट पे किया बॉन्ड डिबेंचर लोन पे, डिविडेंड पे किया शेयर पे, ये भी यहीं पे आएगा। इनसे रिलेटेड कोई टैक्सेस हो तो वो भी यहीं पे आएगा। आज के डेट में कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं पे करती, ये इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है। जब पे करती थी तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी पे करना पड़ता था, तो वो भी यहीं पे आएगा। कंपनी हायर परचेज पे कोई एसेट खरीद के लेके आई तो इंस्टॉलमेंट में पे करेगी, उस एसेट का जो कैश प्राइस है वो तो एसेट का कॉस्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, एंड जो इंटरेस्ट पे करती है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि सर ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट किस लिए इनकर्ड किया हुआ है, टू फाइनेंस एन एसेट, इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम ले रहे हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो लगता है किस पे, फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, चलो अब थोड़ा दो क्वेश्चन स्कैन करा दूं, कल ये टाइम नहीं मिला था, फिर नया एक एएस के पास आएंगे और एएस में कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट बातें भी बतानी है। कह रहा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20x1 विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक, यही इंफॉर्मेशन दिया है। ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है ओपनिंग, ये दिया है क्लोजिंग, और ये रॉ डेटा दिया है कि कितना सेल हुआ, कितना कलेक्शन हुआ, कितना पेमेंट हुई। जब भी ऐसे जब डेटा दे जहां पे इनफ्लो आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इंडिविजुअली लिख के दिया है तो हम डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए हमें प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, तो हम प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, तो इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। प्रॉफिट ना देके रॉ डेटा दे, परचेज कितना हुआ, सेल कितना हुआ, कलेक्शन कितना हुआ, खर्चे कितने हुए, तो डायरेक्ट मेथड से। ठीक, देखो कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली, हम सिर्फ कैश सेल करते हैं, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर का झंझट खत्म।
कितना करते, तो यानी कि टोटल सेल कैश में हुआ होगा। ग्रॉस प्रॉफिट 30% है और जीपी ये रहा। पता है जीपी होता है परसेंटेज ऑफ सेल। 30% जीपी का मतलब जितना भी सेल करते हैं उसका 30% ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में कमाते हैं। अगर वो 30% ही है तो सेल कितना 382,500 डिवाइड बाई 30 इंटू 100, ये आ गया सेल। और ये क्योंकि कैश सेल है तो पूरा आएगा इनफ्लो में। ठीक कलेक्शन तो कुछ है नहीं, तो इनफ्लो में तो ये आ गया एक। चलो, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन दिया है। एक बात बताओ, करेंट एसेट में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करने की जरूरत है क्या? डायरेक्ट मेथड में नहीं। डायरेक्ट मेथड में सीधा इनफ्लो में से आउटफ्लो घटा रहे। इनडायरेक्ट मेथड में इसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, इन्वेंट्री से कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें इनडायरेक्टली निकालना पड़े, कि इन्वेंट्री के इंफॉर्मेशन से हम परचेज निकाल रहे हैं, परचेज के इंफॉर्मेशन से पेमेंट टू क्रेडिटर निकाल रहे हैं, क्योंकि पेमेंट टू क्रेडिटर तो हमें निकालना पड़ेगा। देखते हैं, वेजेज पेड आउटफ्लो है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पेड आउटफ्लो है, डिविडेंड पेड मजे की बात ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे, डिविडेंड पेड आउटफ्लो तो है, फाइनेंसिंग में आएगा। बैंक लोन पेड 2,15,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मजे की बात, बैंक लोन का जो इंटरेस्ट है ये भी फाइनेंसिंग में आता है, और जो 2 लाख का लोन का रिपेमेंट है ये भी फाइनेंसिंग में आता है। तो ये दोनों फाइनेंसिंग में करके लिख दोगे आउटफ्लो। ट्रेड पेबल ओपनिंग क्रेडिटर हमें दिया है, और क्लोजिंग क्रेडिटर एक्सीड बैलेंस ऑफ क्लोजिंग क्रेडिटर, यानी कि ओपनिंग लेस क्लोजिंग करोगे ना क्रेडिटर का, तो 25,000 है। ओपनिंग एक्सीड करता है क्लोजिंग को 25,000 से। ठीक, अगर परचेज दे तो हम पेमेंट निकाल सकते हैं क्रेडिटर का। देखते हैं, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग ईयर। अब ये तो पेमेंट ही दे दिया सर, जब पेमेंट टू क्रेडिटर दे दिया तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो यही पेमेंट है। अगर नहीं देता तो हम निकालते ओपनिंग क्रेडिटर प्लस परचेज। अब एज्यूम करते कि ऑल द परचेज आर ऑन क्रेडिट परचेज, अगर कुछ ना बोले तो। बोले परचेज 80% ही क्रेडिट है, तो जितना परचेज दिया होगा उसका 80% लेस क्लोजिंग क्रेडिटर इज इक्वल टू पेमेंट। ठीक, और इस इक्वेशन से हम पेड कितना है ये निकाल सकते थे। इसके लिए क्रेडिटर का अकाउंट भी बना के आप कर सकते हो, पर सिंपली निकल जाएगा। चलो, टैक्स पेड ड्यूरिंग ईयर 65,000। प्रोविजन कितना है? इतना। हमें प्रोविजन से लेना देना नहीं, डायरेक्ट मेथड है, सीधा इनफ्लो में से आउटफ्लो घटा रहे, तो टैक्स पेड ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 लाख सोल्ड ड्यूरिंग ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, तो 7,20,000 इनफ्लो दिखानी पड़ेगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बोलेंगे जरा फटाफट से। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इतना है, ये तो नॉन कैश आइटम है, क्या घटाओगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये कैश फ्लो निकालते टाइम? नहीं, इनडायरेक्ट मेथड होता तो जोड़ते। प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है 15 नवंबर x0। पता है हमारा साल क्या है? 1/4 x0 से लेके 31/3 x1 है, करेक्ट। 15 नवंबर इधर ही कहीं बीच में आएगा। कितना परचेज किया है? 2,50,000, तो ये आउटफ्लो है। किधर दिखाएंगे सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे। वेरी गुड। चलो, ये रहा कैश सेल, मैंने निकलवा दिया था, एक ही इनफ्लो है। आउटफ्लो में क्या था? पेमेंट टू क्रेडिटर दिया था, ये दोनों दिए थे, घटा दिया, टैक्स पेड घटा दिया, ये भी दिया था। ऐसे क्वेश्चन देगा नहीं एग्जाम में, क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेट करवाएगा, डेटा देके तो कर लेना, ये तो छोटी मोटी बात है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। बताओ, 7,20,000 का इन्वेस्टमेंट सेल है, इनफ्लो है। एंड परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी दिया था 15 नवंबर को, आउटफ्लो है। फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट एंड लोन दोनों ही अलग अलग भी दिखा सकते थे, एक साथ भी, ये आउटफ्लो है। और एक डिविडेंड पेड था, ये भी आउटफ्लो है, तो ये आ गया
नेट चेंजेस इन कैश, इस साल के दौरान कितना आउटफ्लो इनफ्लो हुआ है, तो नेट में इतना कैश का इनफ्लो हुआ है, ओपनिंग में इतना था तो क्लोजिंग कैश बैलेंस इतना होना चाहिए। ठीक। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या लेते हैं, तो सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश भी लेते हैं, बैंक में कोई बैलेंस है वो भी लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी लेते हैं, अनमार्केटेबल सिक्योरिटीज भी लेते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड दिया है, खर्चे में इतना घटा है तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, इस खर्चे में डिप्रिसिएशन भी है 37,000 का, करेक्ट। फिर अदर आइटम, इंटरेस्ट पेड इतना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इतना है, पेड तो फाइनेंसिंग में जाता है पता है आपको, और रिसीव्ड इन्वेस्टिंग में इनफ्लो का काम। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिंग में कवर्ड हो जाएगा, सेल प्रोसीड लिखेंगे ना सेल का, तो उसमें गेन और लॉस एडजस्टेड होता है। सेल कैसे आता है, सेल वैल्यू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो गेन तो ऑलरेडी जुड़ा है सेल में, या फिर लॉस है तो कॉस्ट लेस लॉस सेल वैल्यू, तो उस केस में ऑलरेडी सेल प्राइस एडजस्ट कर लिया होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब हम सेल प्रोसीड लिखेंगे तो कवर्ड हो जाएगा। ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेशन घटा तो ये पैट। ये रहा अदर इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट के कुछ इंफॉर्मेशन दिए हैं, प्लांट मशीनरी में इतना ये बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का ये बैलेंस है, यानी कि ये क्या है बच्चे, ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है। जब भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से दे, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेंटेन्ड है। ठीक। और ये घटने के बाद जो आता है, दिस इज द WDB। चलो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ध्यान देने वाली बात ये है ओपनिंग, यहां गड़बड़ी हुई, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ी हो गया। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन का डेटा अगर गड़बड़ लिख दे तो इंस्टीट्यूट स्टेप वाइज मार्किंग देगा कि नहीं, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब है कुछ स्टेप आपके सही है कुछ गड़बड़ है, पर अगर आपने ओपनिंग क्लोजिंग को ही गड़बड़ लिख दिया फिर तो सारा आइटम आप गड़बड़ ही लिखोगे। ठीक। चलो, इन्वेस्टमेंट देखेंगे जरा, इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, इन्वेंट्री, कैश रिसीवेबल, प्रीपेड शेयर कैपिटल, रिजर्व, इस रिजर्व से हम निकालेंगे क्या पीबीटी, नहीं, क्यों? सर ऑलरेडी यहाँ पे पीबीटी दे रखा है तो मैं यहीं से अपनी कहानी शुरू कर दूंगा ना, जब भी ऑलरेडी पैट दिया हो इंफॉर्मेशन में, ताकि पीएल बना के या एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हो नेट पैट, मतलब नेट प्रॉफिट, तो आपको सीधा प्रॉफिट से शुरू कर देना है, फिर ये रिजर्व से प्रॉफिट निकालना नहीं है। ये कब निकालेंगे रिजर्व से पीएल एप्रोप्रिएशन बना के, जब प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन ना दे। ठीक। बॉन्ड देखोगे तो रीपेमेंट हुई है 50,000 का, पहले इतने का बॉन्ड था, इतने का हो गया है। चलो और देखो, क्या है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 78,000, इन्वेस्टमेंट परचेज तो हुआ है, क्या सेल भी हुआ है? हाँ जी सर सेल भी हुआ है, तो परचेज और सेल दोनों लिखोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये दे रखा है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड ये तो सेल प्रोसीड दे दिया, परचेज का ये कॉस्ट दे दिया, हमें कॉस्ट को ही आउटफ्लो दिखाना है, सेल प्रोसीड को इनफ्लो दिखाना है। ठीक। प्रॉफिट लॉस, अब बताओ 90 में से 1,02,000 में से 1,02,000 में से 90 घटा दोगे तो ये कितना आता है 12,000 प्रॉफिट। क्या 12,000 प्रॉफिट पे बिका है? हाँ जी सर, अगर पीएल नहीं दिया होता तो ये बात हम यहां से निकालते कि कितना प्रॉफिट पे बिका है। क्यों सर, हमें पीएल को एडजस्ट करना है ना ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालने के लिए, और उसके लिए प्रॉफिट लॉस तो एडजस्ट करना पड़ेगा, पर पीएल दिया तो काम आसान हो गया। ठीक है। परचेज ऑफ एसेट दे रखा है, जब एसेट परचेज हुआ तो ये एसेट में इनकर्ड होने वाला कॉस्ट है। एसेट सोल्ड हुआ है जिसका कॉस्ट 10,000 था, एक्यूमुलेटेड डेप्शन 2,000 था, 5,000 तो ये सेल प्रोसीड है। ठीक। ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है कि हमें लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी तक पढ़ के मुझे यही लग रहा है, क्योंकि
जब सब चीज आपको दे दे बना के तो लेजर नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। 1 लाख बॉन्ड इश्यू हुआ था इन एक्सचेंज ऑफ क्या बताना जरा, प्लांट। अब इन एक्सचेंज ऑफ प्लांट एंड एसेट्स, देखो ये जो बॉन्ड इश्यू हुआ है, बॉन्ड ध्यान से देखना, 1 लाख का, ये प्लांट एंड मशीनरी के लिए है। यानी कि अगर हमने प्लांट मशीनरी खरीदी है, बदले में बॉन्ड दे दिया, तो हम क्या मानते हैं कि इस ट्रांजेक्शन को, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। प्लांट एंड मशीनरी आया, बॉन्ड गया, तो 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी, देखो 1,20,000 में से 1,20,000 का खरीदा था, 20,000 तो कैश में पेमेंट किया होगा और 1 लाख का बॉन्ड दे दिया। और बॉन्ड जितना हमने बाई किया है उसमें ध्यान देंगे 1 लाख का बॉन्ड नॉन कैश से आया है। रीपेमेंट बॉन्ड का हुआ है 50,000, ये रहा इश्यू, ये रहा कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड है फाइनेंसिंग में आएगा। अगर आप इसे शुरू करोगे बनाना तो आप पीबीटी से स्टार्ट करोगे, ठीक। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्ट करूंगा? नहीं, क्योंकि मैंने तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही कहानी की शुरुआत करी है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से करता तो ये टैक्स जोड़ना पड़ता, ठीक है। इसमें क्या जुड़ता है सर? सबसे पहले नॉन कैश आइटम। आपने 23,000 से स्टार्ट करी, सबसे पहले नॉन कैश आइटम जोड़ने का आपने पढ़ाया। नॉन कैश आइटम में क्या डिप्रिसिएशन क्लियरली दिया है 37। हाँ जी, मैंने क्या बोला कि नॉन कैश में डिप्शन तो है, अगर ये नहीं दिया होता पीएल तो हमें डिप्शन निकालना पड़ता है। एक्यूमुलेटेड डिप्शन का अकाउंट बना के, एक्यूमुलेटेड डिप्शन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, करेक्ट। याद करो बच्चे, ये देखो एक्यूमुलेटेड डिप्शन का अकाउंट हमने कैसा सीखा था? बाय बीडी ओपनिंग टू सीडी क्लोजिंग। इस साल का डिप्शन इधर आता है और जो एसेट बिक गया उसका डिप्शन इधर आता है, करेक्ट। ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा, तो ये नहीं निकल सकता, निकल सकता है पर हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हमें तो दे रखा है क्वेश्चन कि कितना डिप्शन पीएल में गया है। चलो, क्या कोई इंटेंजिबल का एमोटाइजेशन हुआ है? ये जरूर चेक करेंगे। हमारे क्वेश्चन में कोई भी इंटेंजिबल नहीं दिया, ठीक। क्या कोई राइट ऑफ वाले खर्चे हो रखे हैं, पीएल में डले हैं? यही देख के आपको पता चल जाएगा। अगर इंटेंजिबल का एमोटाइजेशन हुआ होता तो पीएल में डली होती। चलो, फिर आता है सर नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग बताओ, ये प्रॉफिट लॉस को पहले एडजस्ट कर देते हैं। गेन जुड़ा होता है तो घटाना पड़ेगा, ये जो गेन है 12,000 घटाना पड़ेगा। कोई चीज अगर ऐड हो रखी है और उसे हटाना है तो घटाना पड़ेगा। लॉस घटा होता है, पीएल निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सिमिलरली इंटरेस्ट पेड, ये तो फाइनेंसिंग में जाएगा, यहाँ से हटानी पड़ेगी, तो इंटरेस्ट पेड जो है आपको जोड़ना पड़ेगा। और इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एज इनफ्लो दिखता है, तो ये भी यहां से हटाना पड़ेगा। इनकम में जुड़ा है, घटा दो। सर ये तो एडजस्ट हो गए, करना जरा कितना आ रहा है? $68,000, ठीक। अब क्या करना है सर? अब मुझे एडजस्ट करना है वर्किंग कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या टैक्स वाला लेंगे? नहीं, क्योंकि टैक्स हम एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर, तो मैंने लिखवाया था टैक्स नहीं लेंगे। और क्या है यहां देखना, इन्वेंट्री लेना पड़ेगा। क्या हुआ है? इन्वेंट्री इंक्रीज, इंक्रीज इन करेंट एसेट क्या होता है? आउटफ्लो, तो आउटफ्लो के रूप में आपको दिखाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या दिखाया है इन्होंने आउटफ्लो, ये 68 अपना है, ये एडजस्ट कर रखे हैं। इंक्रीज इन इन्वेंट्री आउटफ्लो। सिमिलरली अगर ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट है, एसेट इंक्रीज जो मानना खरीदा है आउटफ्लो है, इन्वेस्टेड हो रखा है। एसेट डिक्रीज हुआ है, करेंट एसेट मान ला कोई चीज बेच के पैसे आए, इनफ्लो के रूप में। एक्चुअल में ये क्या होता है, मैंने समझाया था कि एक्रूवल को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। लॉजिक याद करने का ये है।
ठीक। सिमिलरली इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, देखोगे तो क्रेडिटर ट्रेड पेबल बढ़ा है, ट्रेड पेबल हमारे लिए ऑब्लिगेशन है, इनफ्लो का काम करेगा इंक्रीज हुआ तो। सिमिलरली प्रीपेड खर्चा एसेट है, करेंट एसेट बढ़ा है तो आउटफ्लो, घटा होता तो इनफ्लो। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ता है इनफ्लो, तो ये रहा। अब आ गए टैक्स पेड पे, ये इंपॉर्टेंट है। टैक्स पेड में आपको यहाँ पे करंट ईयर का टैक्स दिया है, कितना हमने पीएल में डाला प्रोविजन, और ये टैक्स पेबल दिया है, इसको सेम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया था ना, वैसे ही करना है। आजकल नए में हम प्रोविजन फॉर टैक्स लिखते हैं, पुराने जमाने में टैक्स पेबल के नाम से ट्रीटमेंट करते थे, तरीका सेम है, जरा देखेंगे एक बारी। टैक्स पेबल अकाउंट क्या है सर, ये लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, तो ओपनिंग बैलेंस, इस बार अगर कोई टैक्स हमने जोड़ा प्रोविजन तो ये ऐड हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इतना पेबल था, पीएल में कितना टैक्स गया हुआ है 7000, इतना और हो गया, टोटल 12000 पेबल था, पर अंत में सिर्फ 3000 पेबल बता रहा है। क्यों? क्योंकि सर हमने इस साल कुछ पे कर दी। कितना पे करी? 12 में से 3 9000, यही है टैक्स पेड। हाँ जी सर यही है टैक्स पेड, देखो टैक्स पेड 9000 घटाया है, ये आ गया बस। परचेज ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट तो ठीक है, 5000 सेल प्रोसीड दिया है। परचेज ऑफ प्लांट, 2 मिनट होल्ड करना। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी आसान है, गिवन है, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी गिवन है। इंटरेस्ट रिसीव्ड याद है पीएल में डाला हुआ था, ये भी गिवन है। ठीक, यहाँ पे मैंने बोला है होल्ड करना 2 सेकंड। सिमिलरली यहाँ देखो शेयर कैपिटल इश्यू करके पैसा लेके आए, कोई दिक्कत नहीं, जरा देखेंगे शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है, ये देखो शेयर कैपिटल बढ़ा है क्या? हाँ, 465 माइनस 315, 1,50,000। ठीक, उसके बाद बॉन्ड का रीपेमेंट ये रहा, इंटरेस्ट हो गया दिया हुआ है, पीएल से हमने लिखा है, डिविडेंड पेड दिया हुआ है। ठीक। अब यहां पे देखना जरा, एक हमारे लिए बॉन्ड वाला था ना पॉइंट, कहां पे है बॉन्ड, ये रहा। बॉन्ड का ओपनिंग बैलेंस था 2,45,000 और अब हो गया 295, करेक्ट। 50,000 इंक्रीज हुआ है। एक बात बताना, जैसे बॉन्ड का अकाउंट भी अगर मैं बनाऊं, ये रहा बॉन्ड का अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस था सर 245, क्लोजिंग बैलेंस है 295, करेक्ट। हमें इतना पता है बॉन्ड की रीपेमेंट भी हुई है, कितना देखना, 50,000, ये रहा। इस बार बॉन्ड कितने का इश्यू हुआ होगा? बोलो फटाफट। हाँ, 1 लाख का, लेकिन बैंक में नहीं आएगा, क्यों? 1 लाख का जो बॉन्ड है वो हमने किस लिए इश्यू किया है? इन एक्सचेंज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डाल दोगे 1 लाख, तो ये बॉन्ड का अकाउंट टैली हो गया। करेक्ट, बॉन्ड का अकाउंट टैली हो गया। तो बॉन्ड में से क्या हमने कोई इनफ्लो दिखाई है? नहीं दिखाई है, देखो बॉन्ड का कोई इनफ्लो दिखाया है, सेल प्रोसीड फ्रॉम बॉन्ड? नहीं सर, 1 लाख का बॉन्ड इश्यू तो हुआ है, पर वो प्लांट एंड मशीनरी का है तो हमने नहीं दिखाया। अब जरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। ओरिजिनल प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, डालो जरा, ये रहा 5,05,000 ओपनिंग एंड 7 लाख
15,000 क्लोजिंग। करेक्ट। इस बार जो सोल्ड हुआ है वो इधर डालोगे, जो सोल्ड हुआ है उसका एक्यूमुलेटेड डिप्शन डालोगे, कितना है? एक्यूमुलेटेड डिप्शन था उसका 5,000, सोल्ड हुआ है 2,000, सोल्ड हुआ है 5,000 में। प्रॉफिट लॉस कितना है? बताओ। 10,000 का आइटम था, 2,000 एक्यूमुलेटेड डिप्शन था, तो 8,000 हो गया WDB, और सेल हुआ है 5,000 में, यानी कि लॉस में सेल हुआ है। कितने लॉस में? 2,000। 2,000 डालोगे लॉस, कहाँ गया? एक्यूमुलेटेड डिप्शन 2,000 ही है ना। कॉस्टिंग 10,000, एक्यूमुलेटेड डिप्शन 2,000, ठीक, सोल्ड फॉर 5,000। 10,000 में से 2,000 एक्यूमुलेटेड डिप्शन, तो 8,000 ये रहा, 3,000 के लॉस में सेल हुआ है। ठीक, डालो जरा लॉस डालो, 3,000। डिफरेंस देखना कितना आ रहा है। 2,20,000 बाई आ रहा है, लेकिन ध्यान देना 2,20,000 बाई है, उसमें 1,00,000 का बाई हमने कैसे किया है? प्लांट का बॉन्ड इश्यू करके। तो यानी कि बैंक टू बॉन्ड 1,00,000 का सर हमने बॉन्ड इश्यू करके बाई किया है, तो बचा हुआ 1,20,000 पेमेंट करके बाई किया होगा, इसीलिए यहाँ पे देखोगे तो 1,20,000 आउटफ्लो है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब आप लेजर बनाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो समझ में आया, और तो कोई इंपॉर्टेंट चीज थी नहीं। बस ये नॉन कैश का आइटम था जो मुझे समझाना था। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ब्रेक देते हैं, थोड़ा बहुत अब आप प्रैक्टिस करना। कंसेप्ट मैंने समझा दिया, ठीक है। रिविजन लेक्चर के हिसाब से हमें थोड़ा फास्ट फास्ट करना है। नए एक एएस पे आते हैं आज। चलो एक एएस रिवाइज करते हैं। ये है AS17। AS17 बहुत प्यारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत आपको डेफिनेशन पहले पता होना चाहिए। ठीक, कोई भी बिजनेस है तो दो चीज हो सकता है, अगर वो डील करता है तो ताकि प्रोडक्ट में डील कर सकता है या सर्विस में। जितने भी बिजनेस है, ताकि कोई सामान बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं अपनी। करेक्ट। जैसे कि मेट्रो सर्विस का है, हॉस्पिटल सर्विस दे रहे हैं, होटल सर्विस दे रहे हैं। जितनी भी कंपनियां जिनका सामान खरीदते हो, एसी, फ्रिज, गाड़ी, कंज्यूमेबल्स, सारे चीज प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो बिजनेस डील करता है प्रोडक्ट में या फिर सर्विस में। करेक्ट, ये तो इनके एक वो हो गया। दूसरा, बिजनेस अगर ऑपरेट कर रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे ऑपरेट कर सकता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन। डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर सकता है। ऑपरेट कर रहा है बिजनेस, यानी कि चल रहा है बिजनेस, चाहे प्रोडक्ट बेचे या सर्विस, अलग अलग जगह पे भी तो बेच सकता है। जैसे कि बहुत सारे बिजनेस है कि अलग अलग रीजन में खुले होते हैं, दिल्ली में भी है, चेन्नई में भी है, मुंबई में भी। अच्छा, रीजनल वाइज मत देखो, नेशनल वाइज देखो। बहुत सारे देश में खुले होते हैं, इंडिया में भी है, फॉरेन में, यूके में भी है,
यूएसए में भी है। ठीक। ज्योग्राफिकल लोकेशन में आप कंट्री वाइज ना देख के ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कि एशिया में है, हमारी बिजनेस यूरोप में है। कहने का मतलब ये है कि हम बिजनेस को कैसे देख सकते हैं, लोकेशन वाइज भी किधर ऑपरेट कर रहा है, एंड इवन किस चीज में डील कर रहा है इस वाइज भी। ठीक। सेगमेंट रिपोर्टिंग में ये रहा आप लोग का एएस का नोट्स, ये रहा आप लोग का एएस का नोट्स। सबसे पहले सेगमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद ही एएस में थोड़ा रिदम बनेगा। एक बच्चे ने बार बार लिखा था कि सर एएस 22 करा दो। देखो एएस 22 बहुत जल्दी कराने वाला हूँ। होता क्या है कि इस एएस का नोट्स नहीं है अभी फिलहाल, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नोट्स पीडीएफ अवेलेबल जब हो जाए तब आपको पढ़ाया जाए, इससे समय कम लगेगा। ठीक। आगे के रिवीजन में मेरी पूरी प्रायोरिटी है एमलगेमेशन चैप्टर, दूसरा एएस 22, तीसरा कंसोलिडेशन, ये पहले निपटा देंगे। ठीक। एमलगेमेशन, कंसोलिडेशन। अब बाईबैक मैंने कराई दिया तो बड़े चैप्टर बाईबैक हो रहा हूँ, ब्रांच एमलगेमेशन कंसोलिडेशन बड़े चैप्टर हो जाएंगे। एएस में बहुत एएस हमने कवर कर लिया, एएस 26 भी आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा मैं। ठीक। तो एएस 26 के लिए कमेंट आ रहे थे, ये हो जाएगा, एएस 22 हो जाएगा, तो एक आध छोटे चैप्टर बचेंगे एंड कुछ एएस बचेंगे। देखते हैं कितना तक हम रिवीजन कर पाते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्या है कि टाइमिंग को लेके भी शेड्यूल मैनेज नहीं हो पा रहा। ठीक। तो मैं प्रायोरिटी रखूंगा ये दोनों बड़े चैप्टर और ये एएस आप लोगों का फटाफट खत्म करने का। ठीक। चलिए आइए जरा नोट्स पे आते हैं। तो यही बात को मैंने लिखा है, एंटरप्राइज जो है डील कर सकती है ताकि डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विसेज में, जैसे कि एग्जांपल में लिखा है मैंने, कोई क्लॉथ बेच रहा है, कोई बिस्किट बेच रहा है, कोई कार बेच रहा है, यानी कि ऑटोमोबाइल। ठीक। या फिर ऑपरेट कर सकती है डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में, ऐसे भी देख सकते हैं। जो बिजनेस अलग अलग सामान बेच रही है वो एक ही जगह पे बेचे, जरूरी थोड़ी ना, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में। ठीक है। एंड चाहे प्रोडक्ट वाइज देखो कि दो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लुक फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई ऑटोमोबाइल की कंपनी है, ठीक है, टू व्हीलर भी बेच रहा है, ये एक प्रोडक्ट हो गया। फोर व्हीलर भी बेच रहा है, ये एक प्रोडक्ट हो गया। ठीक। एक ही कंपनी दो प्रोडक्ट में बेच रहा है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि दोनों प्रोडक्ट का क्या हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड डिफरेंट हो, डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड हो। ठीक। दोनों प्रोडक्ट के अपॉर्चुनिटीज अलग हो, अपॉर्चुनिटीज अलग हो। ठीक। अब यहां से ध्यान देना, ये ऑब्जेक्टिव थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, पहले सेगमेंट पे आते हैं कि सेगमेंट होता क्या है। तो सेगमेंट में एक होता है बिजनेस सेगमेंट, एक होता है ज्योग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट का मतलब क्या है, सर कोई भी कंपनी जो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करती है, प्रोडक्ट का कंपनी ना हो तो सर्विस, तो सर्विस देने वाले भी जरूरी थोड़ी ना एक ही सेक्टर में है। ठीक। जैसे टाटा है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी है ना, होटल वगैरह है। साथ ही में फाइनेंशियल सर्विसेज भी देते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज की भी कंपनी है, तो सर्विस भी अलग हो सकता है। एंड बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं दो प्रोडक्ट बेच रहा हूं या दो टाइप के सर्विस दे रहा हूं, दोनों का रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग हो। अगर अलग अलग सेगमेंट की चीजें हैं कि बिजनेस का टाइप ही बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ फार्मा की भी प्रोडक्ट बेचते हैं और यही फार्मा वाले कुछ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट भी आजकल बेच रहे हैं। ठीक। यानी कि दवाई तो बेच ही रहे, प्लस टेक केयर करने वाली भी सामानें बेच रहे हैं। दोनों का रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है, दोनों में प्रॉफिटेबिलिटी अलग है, दोनों के कस्टमर अलग है कि नहीं। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, कब एक ही प्रोडक्ट हो तो ये सवाल ही नहीं आएगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज है, तो सर्विसेज में दो या दो से ज्यादा सर्विस हो जिसका रिस्क और रिवॉर्ड अलग हो, तो उसको क्या बोलेंगे? बताओ फटाफट से, उसको डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट बोलते हैं।
बिजनेस सेगमेंट कुछ नहीं है, इट इज अ डिस्टिंगाइजेबल कंपोनेंट प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैविंग डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड फ्रॉम अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी कि एक का रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है तो ये एक सेगमेंट हो गया, और दूसरे का रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है तो ये दूसरा सेगमेंट हो गया। सेगमेंट कुछ नहीं है, डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विस है जिसका रिस्क और रिवॉर्ड अलग है। ठीक सर, कैसे पता चलता है रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है? देखो बच्चे, जो बेचते हैं उन्हें पता रहता है। हमेशा जब सेम ही सेगमेंट में हम बेचते हैं ना, तो सेम सेगमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा वेरिएशन नहीं करता, सेम सेगमेंट में रिस्क भी हमें पता होता है। ठीक, जब तभी रिस्क एंड रिवॉर्ड देखने को मिलता है अलग, जब आपका सेगमेंट अलग हो, तो इसको बिजनेस सेगमेंट बोलते हैं। ठीक, समझ में आया क्या? बिजनेस सेगमेंट का मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विस हो सकता है कंपनी का जिसका रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है दूसरे प्रोडक्ट से, तो ये क्या हो गए? बिजनेस सेगमेंट। ठीक है, बिजनेस सेगमेंट आइडेंटिफाई करने के कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, जैसे कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। मैंने अभी एग्जांपल दिया, ऑटोमोबाइल बनाने वाला टू व्हीलर बना रहा है, फोर व्हीलर भी बना रहा है, दोनों प्रोडक्ट अलग है, तो दोनों को डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट बोल सकते हैं। ये एक सेगमेंट टू व्हीलर है, दूसरा सेगमेंट फोर व्हीलर है। रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग होना तो जरूरी है ही, पर उसको आइडेंटिफाई कैसे, कौन कौन से फैक्टर है जो तय करता है रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है? तो पहले नेचर ऑफ प्रोडक्ट। वैसे ही दूसरा एग्जांपल दिया था, बहुत सारे फार्मा कंपनी है, दवाई तो बना ही रहे, आजकल कंज्यूमर प्रोडक्ट भी बना रहे, कुछ कुछ टेक केयर वाले प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट के रिस्क रिवॉर्ड अलग है। चलो, सेकेंड है प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस, मान लो मैं दो प्रोडक्ट बनाता हूं, एक हैवी मैन्युफैक्चरिंग आइटम है, बड़ी बड़ी मशीनरी, और दूसरे छोटे मोटे जो असेंबली गुड्स बोलते हैं, छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो असेंबली करे जाते हैं। तो प्रोडक्शन प्रोसेस अलग है कि नहीं? तो डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट हो गए ये दोनों गुड्स। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस का। सेकेंड एग्जांपल मान लेते हैं कि दो प्रोडक्ट में बनाता हूं, एक मशीन से ऑटोमेटेड है, जैसे घड़ी बनती है मशीन बना दे रहा है, और दूसरी घड़ी जो मैं बहुत महंगे में बेचता हूं, जो कारीगर और इंसान मिलके 6 महीने 1 साल में एक वॉच तैयार करते हैं, जैसे रोलेक्स या बड़ी बड़ी ब्रांड का होता है। करेक्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस बनाने का तरीका अलग है, तो दोनों को डिफरेंट सेगमेंट मानेंगे। समझ में आया क्या? मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जो ऑफलाइन स्टोर से ही बिकता है, ऑफलाइन स्टोर पे ही मैं बेचता हूं, जितने भी हमारे ऑफलाइन स्टोर है वो उसको बेचते हैं, और कुछ मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया जो सिर्फ ऑनलाइन बेचता हूं, तो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अलग हो गए। बताइए फटाफट से, तो ये डिफरेंट सेगमेंट मान सकते हैं क्या? बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट मान सकते हैं। क्लास एंड टाइप ऑफ कंज्यूमर, जरा देखेंगे दूसरा एग्जांपल। कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने रिटेल कस्टमर के लिए बनाया है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो रिटेल कस्टमर यूज कर रहे हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बिजनेस के लिए अपना प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो वो क्या है बताओ फटाफट से? डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट उसको मान सकते हैं। ठीक, सिमिलरली नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, अगर दो सेगमेंट में मैं सामान बना रहा हूं या सर्विसेज दे रहा हूं और दोनों पर रेगुलेशन अलग है, मान लीजिए एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं कि ये जो है क्या बोलते हैं इसको, हमारी एक बिजनेस है जो फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। ठीक, इस पे क्या सेबी रेगुलेट करता होगा, है ना? और दूसरे बिजनेस जो है जो फूड डिलीवरी में है, फूड डिलीवरी में है, तो फूड डिलीवरी के लिए और सारे भी रेगुलेशन होंगे, पर एक FASSI होता है फसाई का। तो ये वाली चीजें है, यानी कि दो अलग सेगमेंट में काम कर रहे हैं और दोनों में रेगुलेशन अलग है, तो हम उसको डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट मान सकते हैं। फिर आता है ज्योग्राफिकल सेगमेंट। ज्योग्राफिकल सेगमेंट किसको बोलते हैं? मान लो कोई कंपनी दो डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में काम करता है, करेक्ट, एंड जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है दोनों, इनका रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है। पहले वाले में, बिजनेस वाले में क्या था? प्रोडक्ट या सर्विस होते हैं अलग, जिनका रिस्क रिवॉर्ड अलग हो। इसमें डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में काम कर रहे हैं और इनका रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग हो,
जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, इसको वर्ड दिया गया है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जहां पे हम व्यापार कर रहे हैं उसको बोला जाता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक, अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड इन दोनों ज्योग्राफिकल लोकेशन का अलग है तो हम इनको क्या डिफरेंट सेगमेंट मानेंगे? हाँ बिल्कुल मानेंगे। क्या बोलते हैं इनको? ज्योग्राफिकल सेगमेंट। प्रोडक्ट या सर्विस जो अलग अलग रिस्क एंड रिवॉर्ड, उनको क्या बोलेंगे? बिजनेस सेगमेंट। एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन जहां अलग अलग हम बिजनेस कर रहे हैं उनका रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है, उसको क्या बोलेंगे? बताइए फटाफट से। ज्योग्राफिकल सेगमेंट। ठीक, ये भी दोनों अलग सेगमेंट है पर ज्योग्राफिकल अलग सेगमेंट है। चलिए इनका कुछ फैक्टर देखते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन। ठीक, एक बिजनेस है जहां की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन अलग है, दूसरे का अलग है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस डेवलपिंग कंट्री में है, डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन अलग होता है डेवलप कंट्री के तुलना में। डेवलप कंट्री में इकोनॉमी थोड़ा ज्यादा स्टेबल मानी जाती है डेवलपिंग कंट्री के तुलना में, तो हो गई ना। तो दोनों को डिफरेंट ज्योग्राफिकल सेगमेंट बोलेंगे। ठीक, दूसरा इसको 2 सेकेंड रहने देते। स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड विथ ऑपरेशन इन पर्टिकुलर क्रिटेरिया, यानी कि पर्टिकुलर रीजन में कोई रिस्क हो। फॉर एग्जांपल यहां बताओ, जैसे कि 2 जगह पे हम ऑपरेट करते हैं, करेक्ट। कई बार होता क्या है कि यहाँ पे इस लोकेशन पे ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे रिस्क अलग है क्योंकि कस्टमर का टाइप अलग होता है, लोकेशन अलग है। जैसे फॉरेन में सामान बेचो तो वहां का बात अलग है, डोमेस्टिक सेल कर रहे हैं तो यहाँ के रिस्क अलग है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है। एरिया वाइज भी हो सकता है। अंडरलाइंग करेंसी रिस्क, कई बार अगर 2 बिजनेस लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन और करेंसी रिस्क डिफरेंट है तो डिफरेंट ज्योग्राफिकल सेगमेंट बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी डोमेस्टिक वाला एग्जांपल दिया था, डोमेस्टिक है इसमें करेंसी रिस्क है ही नहीं, फॉरेन में करेंसी रिस्क है, तो डिफरेंट करेंसी रिस्क हो गया, तो इसको क्या मानेंगे? डिफरेंट ज्योग्राफिकल सेगमेंट। मान लीजिए यूके में मैं सेल करता हूं और मेरा बिजनेस यूएसए में भी है, ये है डॉलर इसका करेंसी है पाउंड, पाउंड का करेंसी रिस्क अलग है, डॉलर का करेंसी रिस्क अलग है, तो कहने का मतलब डिफरेंट ज्योग्राफिकल सेगमेंट है ये। अगला है रेगुलेशन के ऊपर, एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन। अगर एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन अलग अलग है तो अलग अलग ज्योग्राफिकल सेगमेंट बोलना पड़ेगा। ठीक, डोमेस्टिक सेल करोगे एक्सचेंज कंट्रोल नहीं लगेगा, विदेश में सेल करोगे एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन लगते हैं, तो एक्सचेंज कंट्रोल अलग नियम है ना दोनों के लिए, एक पे तो लग ही नहीं रहा है दूसरे पे लग रहा है, तो क्या बोलेंगे? डिफरेंट ज्योग्राफिकल सेगमेंट है। ठीक एक और होता है लोकेशन ऑफ कस्टमर। लोकेशन ऑफ कस्टमर, पता है आपको आपका कस्टमर कहाँ पे है, इस अनुसार भी रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग हो सकते हैं। मान लो मैं रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में सेल करता हूं, ठीक, तो यहाँ पे डिफरेंट कस्टमर मिलेंगे, तो अलग अलग कस्टमर का परसेप्शन, अलग अलग कस्टमर का डिमांड अलग है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी थोड़ा अलग हो जाता है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन में कस्टमर का लोकेशन कैसा है ये भी तय करता है कि डिफरेंट ज्योग्राफिकल सेगमेंट है कि नहीं। समझ में आया? सेगमेंट क्या होता है सर? सेगमेंट कोई प्रोडक्ट या सर्विस हो सकता है या ज्योग्राफिकली भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट या सर्विस वाइज देखेंगे तो बिजनेस सेगमेंट, ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज देखेंगे तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट है डीलिंग इन प्रोडक्ट या सर्विसेज दैट हैज सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड या डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड फ्रॉम अदर, यानी कि एक प्रोडक्ट जिसका रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है तो ये एक कंपोनेंट हो गया, दूसरा प्रोडक्ट जिसका रिस्क एंड रिवॉर्ड पहले से अलग है तो ये दोनों कंपोनेंट क्या है? डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट। सिमिलरली ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए एक लोकेशन पे हम डील कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट सर्विसेज से, इस लोकेशन का ज्योग्राफिकल लोकेशन का रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है फ्रॉम ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ डिफरेंट, तो ये दोनों क्या है? अलग ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो गए। सेगमेंट क्यों कर रहे हैं सर? सेगमेंट पहले पता करते हैं कि हमारे पास सेगमेंट कौन से है, फिर ये एएस सिखाएगा उन सेगमेंट के लिए रिपोर्टिंग क्या करनी है। ठीक, तो एएस के ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले इस एएस में हमें तो यही पता करना पड़ेगा सर कि सेगमेंट क्या है,
बिजनेस या ज्योग्राफिकल सेगमेंट पढ़ लिया हमने। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव में। मैंने आपको पढ़ा था ना कि अलग अलग प्रोडक्ट में या अलग अलग लोकेशन में प्रॉफिटेबिलिटी अलग होती है, रिस्क रिवॉर्ड अलग होता है। अब ये एएस की ऑब्जेक्टिव क्या है देखना। ये एएस हमें बताता है, प्रिंसिपल देता है फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जो भी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है जिनका रिस्क रिवॉर्ड अलग है, या फिर डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में हम ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस सेगमेंट एंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट का रिपोर्टिंग के बारे में बताता है। इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, सर क्या इंफॉर्मेशन है जो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक। ये एएस रिपोर्टिंग के लिए आया क्यों, कि बिजनेस सेगमेंट हो यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट सर्विस हो, या ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो यानी कि डिफरेंट लोकेशंस हो, इनकी अलग से रिपोर्टिंग के बारे में बोल तो रहा है एएस, बोल क्यों रहा है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस। सेगमेंट वाइज हम परफॉर्मेंस अच्छे से समझ पाए। अगर दो प्रोडक्ट है, दोनों का रिस्क रिवॉर्ड अलग है, तो हमें कुछ चीजें दोनों के बारे में अलग से पता होनी चाहिए, ठीक। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इससे रिस्क एंड रिवॉर्ड, अलग अलग सेगमेंट के अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसे हैं ये देखने के लिए। सिर्फ कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के आप सेगमेंट का आइडिया नहीं लगा सकते कि सेगमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके लिए सेगमेंट का कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना जरूरी है, ठीक। मेक इन्फॉर्म जजमेंट अबाउट एंटिटी एज अ होल, बिल्कुल। जब हमें सेगमेंट का आइडिया होता है, सेगमेंट का नॉलेज होता है परफॉर्मेंस का कि कौन से सेगमेंट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं एज अ एंटिटी, ठीक है। अब समझ में आया आपको ऑब्जेक्टिव। फिर आते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट। रिपोर्टेबल सेगमेंट का मतलब होता है किन सेगमेंट की रिपोर्टिंग करनी है। मैंने बोला ना कि जब सेगमेंट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद हम पता करते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट, इनमें से कौन कौन से सेगमेंट हैं जिनका इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करना है। करना क्या है बाद में देखेंगे। रिपोर्टेबल सेगमेंट का मतलब किन सेगमेंट है जिनको हमें रिपोर्ट करना है, जिनका इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, जो एएस बोलेगा। क्या सारे छोटे बड़े, एक मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, लाख टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो लाखों प्रोडक्ट का एक एक का हम डिटेल बताएंगे क्या, नहीं, सारे सेगमेंट का नहीं। भले ही एक प्रोडक्ट दूसरे से रिस्क एंड रिवॉर्ड में अलग हो सकते हैं, पर एक कंपनी तो कई प्रोडक्ट में डील करता है। तो हमें सिर्फ जो रिपोर्टेबल सेगमेंट आएंगे इस क्रिटेरिया अनुसार, उन्हीं का इंफॉर्मेशन देना है। 3 क्रिटेरिया है, इसको किताब में मटेरियलिटी टेस्ट करके भी लिखा हुआ है, पर इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं। आप सीधा टेस्ट का ये जो 3 क्रिटेरिया है याद रखोगे चलेगा। इनमें से कोई भी क्रिटेरिया मैच कर गया तो उस सेगमेंट को रिपोर्ट करेंगे। ठीक, मैंने अभी बताया नहीं क्या रिपोर्ट करेंगे, अभी हमने सिर्फ सेगमेंट सीखा। अब सीख रहे हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसका हमें रिपोर्टिंग करनी है। मैंने क्या बोला आपको, फटाफट से देखेंगे यहाँ पे कि ये 3 क्रिटेरिया दे रखा है, पहला, दूसरा और तीसरा, और तीनों क्रिटेरिया में किसी भी क्रिटेरिया में फॉल करता है तो रिपोर्टेबल सेगमेंट है, उसकी रिपोर्टिंग होगी। इसके बाद पढ़ेंगे क्या रिपोर्टिंग होगी। देखो, पहला, अगर किसी सेगमेंट का सेगमेंट रेवेन्यू 10% और मोर है टोटल सेगमेंट रेवेन्यू का, सेगमेंट रेवेन्यू लेते टाइम या टोटल सेगमेंट रेवेन्यू लेते टाइम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिया जाएगा। मान लो 3 सेगमेंट है, 1 2 3, इसका रेवेन्यू है 200 करोड़, इसका 300 करोड़, इसका 1 से 50 करोड़, तो टोटल क्या हो गया 2 3 5 650 करोड़, करेक्ट। हमने क्या बोला, टोटल का, ये टोटल है, इसका 10% कितना हो गया 65 करोड़। 65 करोड़ और मोर जिसका भी रेवेन्यू है, ये तो तीनों के केस में तीनों का है, तो तीनों रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गए। टोटल रेवेन्यू का 10% और मोर जिनका भी है उनको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेबल सेगमेंट। रेवेन्यू के अनुसार, रेवेन्यू में क्या लेते हैं, एक्सटर्नल रेवेन्यू, ये जो बाहर में कस्टमर को बेच रहे हैं, प्लस इंटरनल रेवेन्यू, आपस में अगर बेचे होंगे तो मान लो ए बी को सेल किया तो इस रेवेन्यू में वो भी लेंगे, इंटरनल रेवेन्यू भी लिया जाता है। दूसरा, सेगमेंट रिजल्ट,
सेगमेंट का रिजल्ट अगर 10% और मोर हो, किसका? टोटल सेगमेंट रिजल्ट का। टोटल सेगमेंट रिजल्ट में क्या लेते हैं? टोटल प्रॉफिट या लॉस विच एवर इज हायर इन एब्सोल्यूट टर्म। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो सेगमेंट है ए, बी, सी एंड डी, ये रहा टोटल। ठीक, ये 50 प्रॉफिट, 30 लॉस, इनका रिजल्ट है फाइनल 80 प्रॉफिट एंड 50 लॉस। बताओ टोटल प्रॉफिट लॉस करोगे तो ये तो कुछ ऐसा आएगा 50 प्लस 80 माइनस 80, 50 आएगा। पर हमें क्या देखना है? हमें देखना है प्रॉफिट, यानी कि इन दोनों का प्रॉफिट है 130 और लॉस, ये दोनों लॉस है। ठीक, ब्रैकेट से हटा दो कि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्रॉफिट और लॉस, लॉस को निगेटिव में नहीं लेना, लॉस को तो निगेटिव में लोगे तो हमेशा ये प्रॉफिट ज्यादा आएगा। एब्सोल्यूट टर्म में विच एवर इज हायर, इनमें से हायर कौन सा है सर? 130। इसका 10% और मोर जो होगा, ठीक, उसको लेंगे। ठीक है, अब बोलोगे सर ये तो निगेटिव है, एब्सोल्यूट टर्म में देखना है। ठीक है एब्सोल्यूट टर्म में देखना है, वो फिगर को भूल जाओ 2 सेकंड के लिए। निगेटिव और पॉजिटिव जो है सिर्फ तब तक याद रखना कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड जोड़ना, लॉस लॉस एक साइड जोड़ना, लिखना एब्सोल्यूट टर्म में, यानी कि लॉस को हटा के पॉजिटिव में भी विच एवर इज हायर, जो भी आएगा इसका 10% और मोर, यानी कि मिनिमम 10% होनी चाहिए। जितने भी सेगमेंट आएंगे सबकी रिपोर्टिंग होगी। ठीक है, फिर आता है सेगमेंट एसेट। इसमें सेम वही है, 10% और मोर टोटल सेगमेंट के एसेट का। जिन जिन का है उन सारे सेगमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया क्या आपको? 3 था। रेवेन्यू, कौन सा रेवेन्यू में क्या लेंगे? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, आपस में अगर कुछ सेल किया है तो वो भी लेते हैं। 10% और मोर होना चाहिए टोटल सेगमेंट के रेवेन्यू का। सेगमेंट रिजल्ट 10% और मोर होना चाहिए टोटल सेगमेंट रिजल्ट का, और सेगमेंट रिजल्ट मींस टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस इन एब्सोल्यूट टर्म विच एवर इज हायर। ठीक, सेगमेंट एसेट 10% और मोर होना चाहिए टोटल सेगमेंट एसेट का। अब हमने सेगमेंट रेवेन्यू तो देखा, सेगमेंट रिजल्ट भी देखा। रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट। रिजल्ट कैसे निकलता है? एक बार जोर से बोलेंगे सर रेवेन्यू में से कॉस्ट घटा के। तो हमें पता तो होनी चाहिए सेगमेंट का रेवेन्यू कैसे आएगा, कॉस्ट कैसे आएगा, एसेट कैसे आएगा। ये लिखने के लिए चलो जरा उसकी डिस्क्लोजर देखते हैं। सेगमेंट रेवेन्यू में क्या लेंगे? यहां देखो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इसका मतलब हर एक सेगमेंट का अपना जो रेवेन्यू हमें पता है कि कौन कितना किया है। एलोकेटेड, कुछ कॉमन रेवेन्यू होता है जो एंटरप्राइज सेगमेंट में एलोकेट कर देता है, जिसके हिस्से में जितना है वो भी लेंगे। प्लस मैंने क्या बताया था, इंटरनल भी दूसरे सेगमेंट को बेच के कमाया वो भी लेना है। याद रहेगा क्या? रेवेन्यू में क्या नहीं लेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं लेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सेगमेंट का रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू मतलब ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात कर रहे हैं जो सेगमेंट नॉर्मल अपने बिजनेस से कमाया है। दूसरा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं लेंगे, ये किसी सेगमेंट के तो होते नहीं, ये एंटरप्राइज लेवल के होते हैं। एंड सेगमेंट क्या है? एंटरप्राइज का छोटा भाग है। जैसे कि बोरोइंग करा कंपनी ने, ये कोई सेगमेंट ने थोड़ी ना बोरो किया होता है, कंपनी बोरो किया होता है। तो सेगमेंट की लायबिलिटी में कभी भी कंपनी की बोरोइंग नहीं आएगी। बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे किया कंपनी ने, सेगमेंट के खर्चे में थोड़ी ना आएगा। सोच के देखो, बोरोइंग कोई सेगमेंट करता है क्या? कोई प्रोडक्ट करता है या ज्योग्राफिकल लोकेशन? नहीं, कंपनी करती है। तो इसीलिए नॉन ऑपरेटिंग आइटम जैसे कि इंटरेस्ट या डिविडेंड या रेंट रिसीव्ड हो गया, ये सारे जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये कंपनी लेवल पे होता है, एंटरप्राइज लेवल पे सेगमेंट का रेवेन्यू नहीं है, ये नहीं लेंगे। सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट में गेन और लॉस होता है, गेन हुआ तो इधर आएगा, लॉस होगा तो अभी एक्सपेंस में पढ़ाऊंगा, ये भी नहीं लेते। क्यों सर? ये एंटरप्राइज का है, किसी सेगमेंट का नहीं है। सिमिलरली कॉस्ट में एलोकेटेड, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब जो सीधा सेगमेंट का हमें पता है, आइडेंटिफाइड है कि इस सेगमेंट का इतना खर्चा। कुछ कॉमन खर्चे होते हैं जो एलोकेट कर देते हैं, 2 सेगमेंट पे हुआ है एलोकेट कर दिया। तीसरा, इंटरनल एक्सपेंस, बताओ एक सेगमेंट दूसरे को बेच रहा है, करेक्ट ध्यान से सुनना, भेजते टाइम मैं अपने रेवेन्यू में ले रहा हूं इंटरनल रेवेन्यू,
तो क्या वो जो खरीद रहा है परचेज वो अपने कॉस्ट में नहीं लेगा, एक्सपेंस में वो लेगा, तो वही है ये इंटरनल एक्सपेंस। याद रहेगा क्या क्या नहीं लेंगे एक्सपेंस में, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस वगैरह नहीं लेंगे, नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं लेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट पेड, कोई लॉस हो गया, सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, गेन भी नहीं ले रहे थे रेवेन्यू में तो लॉस एक्सपेंस में नहीं लेंगे। इनकम टैक्स पेड, ये कोई सेगमेंट भरता है क्या, नहीं, दिस इज अ एंटरप्राइज लेवल एक्सपेंस तो इसलिए नहीं लेंगे। एक्सपेंस एज एंटरप्राइज लेवल, और भी कोई खर्चे जो एंटरप्राइज लेवल पे किसी सेगमेंट के लिए नहीं है, ना ही डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ना ही एलोकेटेड, तो वो नहीं लेंगे। ठीक है, चलो सेगमेंट रिजल्ट, रेवेन्यू में से कॉस्ट घटा दीजिए, एक्सपेंस घटा दीजिए। सेगमेंट एसेट, सेगमेंट के अपने एसेट होते हैं जिसको बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। हर एक सेगमेंट में, अब मान लो ज्योग्राफिकल सेगमेंट है तो उस लोकेशन पे कुछ तो एसेट काम कर रहे हो, मान लो कि प्रोडक्ट एक सेगमेंट है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो एसेट यूज हो रहा है वो हो गया सेगमेंट का एसेट। कुछ होते हैं एसेट जो एलोकेट करते हैं, या दो से ज्यादा सेगमेंट में यूज हो रहा है तो एलोकेट कर देते हैं। ठीक, तो ये दोनों आएगा। क्या नहीं आएगा, ध्यान देने वाली बात है, इनकम टैक्स एसेट यानी कि एडवांस टैक्स पे कर दिया कोई, ये सब नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, लोन्स एंड एडवांस कंपनी जो देती है, क्यों नहीं आएगा सर, कंपनी चाहे बोरो करे या लोन्स एंड एडवांस दे, ये एंटरप्राइज का काम है, सेगमेंट के हिस्से में नहीं आता, सेगमेंट नहीं करती ये सब चीजें। जनरल एसेट अनएलोकेटेड बच्चे, अनएलोकेटेड, ठीक, यूएन लगा लेना, जनरल एसेट अनएलोकेटेड यानी कि एंटरप्राइज के एसेट जो सेगमेंट पे एलोकेट नहीं हुआ है, जो एंटरप्राइज अपने लेवल पे यूज कर रही है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। लायबिलिटी में जो डायरेक्टली सेगमेंट की लायबिलिटी है, ठीक, प्लस एलोकेटेड लायबिलिटी, कुछ ऐसी कॉमन लायबिलिटी है जो दो या दो से ज्यादा सेगमेंट पे हुआ है तो उसको एलोकेट किया, वो अनएलोकेटेड लायबिलिटी नहीं लेंगे। कंपनी लेवल की बोरोइंग ये जो बोरोइंग एंड लोन्स है, कैसे एडवांस नहीं ले रहे थे तो बोरोइंग एंड लोन नहीं लेंगे लायबिलिटी में। इनकम टैक्स कोई लायबिलिटी है, ये नहीं लेंगे। समझ में आया क्या? इतना पढ़ने के बाद एक बात अब ध्यान रखो, हम एलोकेट कर रहे हैं ना सेगमेंट में खर्च या रेवेन्यू कॉमन जो है एसेट एंड लायबिलिटी, एलोकेशन का क्या बेसिस है, ये कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है एज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS1 पढ़ा है आपने? हाँ जी सर पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? मैंने ही पढ़ा है। तो AS1 बोलता है अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना, ठीक तो ये सेगमेंट में एलोकेशन बेसिस ये भी हम दिखाते हैं। दूसरा, सर जो ट्रांसफर कर रहा है एक सेगमेंट दूसरे को, मान लो ये पहला सेगमेंट है दूसरे को ये भेज रहा है, तो ये उसको सेल दिखाता है, ये इसको परचेज दिखाता है, करेक्ट। ये कॉस्ट पे भी भेज सकता है, कॉस्ट में प्रॉफिट कुछ चार्ज करके भी भेज सकता है, कॉस्ट से नीचे भी भेज सकता है, इसकी मर्जी। जितने भेजेगा इसके लिए सेल है, उतना जितने पे ये खरीदेगा परचेज है। चाहे सेल प्रॉफिट में हुआ है या लॉस में हुआ है, हमें तो सेल से मतलब है, ठीक। तो जरूरी नहीं है कि मार्केट प्राइस पे ही भेजे, जितने प्राइस पे बाहर में वो सामान बिकता है। ये इनकी इंटरनल पॉलिसीज है, जो मन उस रेट पे भेज सकते हैं। भेजने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है कि आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक। ये जो पॉलिसी है ये डिस्क्लोज करेंगे। और दूसरा, कंसिस्टेंट मैनर में लिखेंगे, जरा एक साथ, कंसिस्टेंट मैनर में फॉलो करना पड़ता है। क्यों? आपने कंसिस्टेंसी पढ़ी है? बोलो फटाफट से हाँ जी सर, अकाउंटिंग पॉलिसी को हमें कंसिस्टेंट मैनर में फॉलो करना पड़ता है, ठीक। अगर कुछ चेंज करते हैं तो डिस्क्लोज भी करना पड़ता है कि हाँ हम पहले ऐसे करते थे अब ऐसा करते हैं, तो ये भी बात है। याद रहेगा क्या? इंपॉर्टेंट बात थी। चलो ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे AS17 प्रोवाइड मिनिमम डिस्क्लोजर। AS17 में हमने पढ़ा ना रिपोर्टेबल सेगमेंट, ये मिनिमम डिस्क्लोजर है कि जो जो रिपोर्टेबल है वो करनी है। किसी का मन करे पूरा इस सेगमेंट को डिस्क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ये मिनिमम डिस्क्लोजर है। मान लो तीन ही सेगमेंट सिलेक्ट हुए पांच में से, ये तीन क्राइटेरिया को लगा के किसी का मन हो पांच का पांचों का डिस्क्लोज करूं, कोई रोक टोक नहीं है, कर सकते हैं। दूसरा, जितना भी सेगमेंट को डिस्क्लोज कर रहे हैं ना, उनका जो
सॉरी, उनका जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है, एक्सटर्नल मतलब इन आपस को जो बेच रहे थे वो इंटरनल था, बाहर कस्टमर को जो बेच रहे हैं, ठीक, एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना होना चाहिए, एटलीस्ट टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% कवर्ड होना चाहिए। अगर कवर्ड नहीं है तो मान लो 3 सेगमेंट रिपोर्टेबल आया क्राइटेरिया अनुसार, ठीक, पर इनका जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो सिर्फ 70% ही है टोटल का, तो ये तो गड़बड़ है। टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% होना चाहिए। तो ये जो दो नहीं रिपोर्टेबल है ना, 4 और 5, इनमें से को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है उसके अलावा भी रिपोर्ट करना पड़ सकता है एक दो सेगमेंट को। क्यों? हमें ये 75 पहुंचाना ही पड़ता है कि जिन सेगमेंट की रिपोर्टिंग हुई है उनका जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% है। तो अगर 3 ही सेगमेंट रिपोर्टेबल आया कंडीशन अनुसार, बट एक्सटर्नल रेवेन्यू सिर्फ 70, 60, 50 कितना भी 75 से कम है, तो हमें और भी सेगमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तब तक और सेगमेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा जब तक 75% ऑफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू ना मीट कर जाए, ठीक। इसको इंस्टीट्यूट नाम दे देता है ओवरऑल टेस्ट। आपको नाम से लेना देना नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक। ऊपर 3 जो क्राइटेरिया थे उसको बोल देता है मटेरियलिटी टेस्ट, इसको बोल देता है ओवरऑल टेस्ट। ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो, तीनों टेस्ट लगाएंगे, जो जो सिलेक्ट होगा वो तो रिपोर्ट होंगे। फिर ये भी चेक करेंगे कि जो रिपोर्ट हुए वो 75% ऑफ एक्सटर्नल सेल वाले क्राइटेरिया मीट कर रहे कि नहीं कर रहे, तो जो नहीं रिपोर्ट हुए उनको भी रिपोर्ट कर देंगे, पर 75% ऑफ एक्सटर्नल सेल लेके आएंगे। ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई सेगमेंट पिछली बार रिपोर्ट हुआ था मतलब उसका डिस्क्लोजर गया था। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया डिस्क्लोजर में देना क्या है, सेगमेंट पढ़ाया, रिपोर्टेबल सेगमेंट पढ़ाया, ठीक, रिपोर्ट हुआ था, पर इस बार क्राइटेरिया के अनुसार वो रिपोर्टेबल नहीं है, तब भी इस बार रिपोर्ट करेंगे। आप बोलोगे सर ऐसी जाती क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ बेटर कंपैरिजन, पिछली बार रिपोर्ट हुआ था, इस बार भी रिपोर्ट कर देंगे कि कोई भी इंसान जब देखता है ना तो वो हमेशा किसी डेटा को पिछले साल से कंपेयर करके देखता है। तो पिछली बार ये रिपोर्ट हुए थे, तो बेटर कंपैरिजन के लिए कि पिछली बार के तुलना में ये कैसा परफॉर्म कर रहा है सेगमेंट, रिपोर्ट करेंगे, ठीक। चलो, मान लो कोई सेगमेंट पिछली बार अनरिपोर्टेबल था, रिपोर्ट नहीं हुआ था पर इस बार रिपोर्टेबल हो गया। अब आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे, क्या इस बार बेटर कंपैरिजन के लिए कुछ करनी नहीं पड़ेगी? तो पिछली बार का जो सेगमेंट रिपोर्ट है उसको रिवाइज कर देंगे इफ प्रैक्टिकल। कहने का मतलब डेटा तो होता ही है, प्रैक्टिकल तो है ही, अगर प्रैक्टिकल हो तो ठीक, क्या करेंगे, पिछली बार वाले का रिवाइज कर देंगे। चलो और क्या है यहां देखना रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन से होते हैं? कंपनी आइडेंटिफाई करता है रिपोर्टेबल सेगमेंट, क्योंकि एएस कहता है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट से रिलेटेड डिस्क्लोजर हमें देना है। क्या डिस्क्लोजर देना है? तो जरा अब आते हैं इस पे। सेगमेंट जो भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, मान लो ये 3-4 सेगमेंट हो, ठीक, तो सेगमेंट को हमें प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटना पड़ता है। और प्राइमरी सेकेंडरी में बांटते कैसे हैं? तो सर बांटते हैं डोमिनेंट सोर्स एंड नेचर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। मोटा मोटी कहने का मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड है किस चीज का, मेन। डोमिनेंट का मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है, मेन क्या है। अगर मान लो मैं प्रोडक्ट डिफरेंट भी बनाता हूं तो बिजनेस सेगमेंट हो गए, अलग अलग जोन में भी ऑपरेट कर रहा हूं तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी हो गए। पर मेरे लिए मेन कौन सा है, बिजनेस सेगमेंट मेन है प्राइमरी कि ज्योग्राफिकल सेगमेंट प्राइमरी है? तो कहता है अगर डोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड जो डिटरमाइनिंग, जो मेजर सोर्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो बिजनेस है, प्रोडक्ट है, तो बिजनेस को हम मानेंगे, बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी और ज्योग्राफिकल सेगमेंट को सेकेंडरी। सिमिलरली जो डोमिनेंट सोर्स है रिस्क एंड रिवॉर्ड का वो एरिया है, प्रोडक्ट नहीं।
एरिया हमें इंपैक्ट करता है रिस्क एंड रिवॉर्ड पे, एरिया डिटरमाइन करता है मेनली हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो हम ज्योग्राफिकल लोकेशन को, ज्योग्राफिकल सेगमेंट को प्राइमरी बोलेंगे और बिजनेस सेगमेंट को सेकेंडरी। चलो, दोनों है कि सर हमारा प्रोडक्ट भी रिस्क एंड रिवॉर्ड तय करता है एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन भी, और दोनों ही डोमिनेंट है, ये नहीं बोल सकते कि एक ज्यादा एक कम। तो एक काम करेंगे, जो बिजनेस सेगमेंट है प्रोडक्ट वाला उसको प्राइमरी मानेंगे और ज्योग्राफिकल को सेकेंडरी। नॉन, हमें पता नहीं ठीक, दोनों में से कोई भी डोमिनेंट सोर्स नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो उस केस में किसी को भी प्राइमरी और किसी को भी सेकेंडरी मान लो। ऐसा नौबत क्यों आई, हम प्राइमरी और सेकेंडरी मान क्यों रहे कि प्राइमरी सेगमेंट कौन है, सेकेंडरी सेगमेंट? क्योंकि एएस प्राइमरी सेगमेंट के लिए ज्यादा रिपोर्टिंग करवाता है, प्राइमरी सेगमेंट के लिए प्राइमरी रिपोर्ट बनवाता है जिसको फर्स्ट रिपोर्ट भी बोलते हैं, और जो ये सेकेंडरी सेगमेंट आएगा ना उसके लिए सेकेंडरी रिपोर्ट बनवाता है, और सेकेंडरी रिपोर्ट जिसको सेकेंड रिपोर्ट भी बोलते हैं उसमें क्या है, डिस्क्लोजर है कम। इसमें आपको 7 डिस्क्लोजर देना पड़ता है प्लस रिकॉन्सिलेशन, इसमें आपको सिर्फ 3 डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ठीक चलिए अब जरा मैं आपको समझाऊं इस टॉपिक को। मान लो मैं डिफरेंट प्रोडक्ट में भी डील करता हूं, अलग अलग लोकेशन पे भी बेचता हूं ठीक, तो यानी कि मेरे पास ज्योग्राफिकल सेगमेंट वाइज भी बांट सकते हैं और बिजनेस सेगमेंट वाइज भी, पर मेरा मेन जो डोमिनेंट सोर्स है ना रिस्क एंड रिवॉर्ड का, वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मेजर है ठीक। तो मेरे लिए मेन सेगमेंट कौन सा हो गया, प्राइमरी बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट क्या हो गया, सेकेंडरी। अब बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी है ना, तो बिजनेस सेगमेंट से रिलेटेड जो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट होंगे मैं 7 डिस्क्लोजर दूंगा प्लस रिकॉन्सिलेशन भी बना के दूंगा 8वें नंबर पे। पर ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या आया था, सेकेंडरी सेगमेंट, सिर्फ 3 डिस्क्लोजर मुझे देने की जरूरत है ठीक उस चीज की, ये कहने का मतलब है। चलो, तो यही लिखा है डिस्क्लोजर फॉर प्राइमरी सेगमेंट, जो हमारा प्राइमरी सेगमेंट आएगा उसका डिस्क्लोजर क्या होगा और सेकेंडरी सेगमेंट का डिस्क्लोजर क्या होगा, ये यहाँ पे पढ़ा है। ये दोनों को मैंने अलग पॉइंट में जरूर लिख दिया है, ये पॉइंट नंबर 1 ही में कवर्ड है इंस्टीट्यूट के बुक में। तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस रिकंसिलेशन 8वें नंबर में तो इसलिए देखोगे तो 7 डिस्क्लोजर प्लस रिकंसिलेशन बताया मैंने। पहला क्या दिखाएंगे, सर जितने भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है उनका एक्सटर्नल सेल कितना है, इंटरनल सेल कितना है ठीक, रेवेन्यू का। दूसरा रिजल्ट का, सबका रिजल्ट। थर्ड सर थर्ड कॉस्ट ऑफ एसेट, इसको कैरिंग अमाउंट बोलते हैं, बुक में देखोगे तो वर्ड लिखा है कैरिंग अमाउंट। बुक में जो एसेट का कॉस्ट है, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आते हैं एसेट में हर एक सेगमेंट का। चौथा, इस बार इस साल के दौरान कितना एसेट बाय हुआ था, कॉस्ट इनकर्ड टू एक्वायर सेगमेंट एसेट। पांचवा, सेगमेंट में जो भी एसेट है उनका डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन सॉरी ठीक, सेगमेंट लायबिलिटी। एंड एक है कि अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस है अदर देन डेप्शन एंड एमोटाइजेशन, इतनी रिक्वायरमेंट है मोटा मोटी बोलूं तो। पहला सर रेवेन्यू सेगमेंट का, रेवेन्यू में एक्सटर्नल सेल से एंड इंटरनल सेल से। दूसरा रिजल्ट सेगमेंट का। थर्ड, सेगमेंट एसेट से रिलेटेड 3 चीजें, एक तो कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट, दूसरा कॉस्ट इनकर्ड इस बार कितने खरीदा था, तीसरा एमोटाइजेशन एंड डेप्शन, फिर एसेट की वो सेगमेंट की लायबिलिटी, और लास्ट क्या है, अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस है इसके अलावा तो वो। इसके साथ 8वें नंबर में रिकॉन्सिलेशन भी देना होता है। रिकॉन्सिलेशन मतलब सेगमेंट रेवेन्यू को टोटल रेवेन्यू से रिकॉन्साइल करेंगे एंटरप्राइज का। एंटरप्राइज का रेवेन्यू से कैसे रिकॉन्साइल करेंगे पता हो, 3 सेगमेंट है, 1 2 3, ये रहे, ये टोटल देखेंगे जरा ध्यान से, तो ये तीनों को जोड़ देंगे
तो ये आ जाएगा एंटरप्राइज का प्लस। पता है सेगमेंट रेवेन्यू में कुछ ऐसे भी रेवेन्यू है जो कंपनी लेवल पे होते हैं जो इनमें नहीं जोड़ते। याद करिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड रिसीव। तो एंटरप्राइज का निकालने के लिए तो वो जोड़ना पड़ेगा ना, जो सेगमेंट में बटे नहीं है, तो ये एंटरप्राइज का गया। इसी को बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन। यानी कि इन तीन का तो दिखाना ही है। एक हम बना लेंगे कंसोलिडेटेड, तो इस कंसोलिडेटेड में ही रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा। सेगमेंट का टोटल प्लस जो भी अनएलोकेटेड या जो सेगमेंट में नहीं जुड़ा है उसको भी एडजस्ट कर देंगे तो टोटल एंटरप्राइज का जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। मान लो सेगमेंट एसेट है तो तीनों का मान लो इसका 100 है, इसका 200 है, इसका 1 से 50, ठीक, 450 आ गया टोटल। प्लस कुछ ऐसे भी तो एसेट होंगे। सेगमेंट के एसेट में क्या होता है, एलोकेटेड प्लस इनका अपना कंपनी का जो अनएलोकेटेड एसेट होता है वो भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक। कंपनी का लोन्स एंड एडवांस जो कंपनी ने दिया है, डेफर्ड टैक्स एसेट है, इनकम टैक्स एसेट है, वो सारे जोड़ना पड़ेगा। तो ये टोटल कंपनी का आ गया, इंटरप्राइज लेवल का। इसी को बोलते हैं रिकॉन्सिलेशन, यानी कि सेगमेंट का टोटल इंटरप्राइज से रिकॉन्साइल करके बताएंगे। ये तो था सर प्राइमरी का। अगर सेकेंडरी सेगमेंट है कोई, उसकी कौन सी 3 रिपोर्टिंग करनी पड़ती है? पहला रिपोर्टिंग है कि एक्सटर्नल सेल से ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज रेवेन्यू डिस्क्लोज करेंगे। यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन कितने हैं, मान लो डोमेस्टिक सेल किया हमने, ऐसा भी हो सकता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हो गया ज्योग्राफिकल लोकेशन। कई बार डिटेल ऐसा नहीं होता, बाहर में ही भेजते हैं, तो डोमेस्टिक वाइज यूएसए, यूके, ऐसा भी हो सकता है। कंट्री वाइज भी हो सकता है, रीजन वाइज भी हो सकता है, ठीक। क्या दिखाना है सर? सेगमेंट का एक्सटर्नल सेल सिर्फ दिखाना है, ठीक, ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज। क्या सारे सेगमेंट के दिखाने हैं? इंपॉर्टेंट बात, क्या सारे सेगमेंट के दिखाने हैं? नहीं, वही ज्योग्राफिकल लोकेशन का दिखाना है जो 10% और मोर हो टोटल एंटरप्राइज का, यानी कि सारे ज्योग्राफिकल लोकेशन का। 3 है, ठीक, तीनों का जोड़ देंगे तो टोटल ज्योग्राफिकल लोकेशन का एक्सटर्नल सेल आ गया। 10% और मोर जिनका जिनका होगा सिर्फ उन्हीं का दिखाना होगा। मजे की बात, कंडीशन तो है 10% और मोर का, पर इंस्टीट्यूट सबका ही डिस्क्लोजर दे देता है। यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज सीधा एक्सटर्नल सेल डाल दिया, ये चेक ही नहीं किया कि 10% और मोर किसका है। सिमिलरली दूसरा, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट जिन बिन सेगमेंट का है, कैसे दिखाना है? ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज। किन किन ज्योग्राफिकल लोकेशन का दिखाना है? जिनका 10% और मोर हो टोटल ज्योग्राफिकल लोकेशन का एसेट का, यानी कि टोटल सेगमेंट एसेट का 10% और मोर हो। थर्ड, कॉस्ट इनकर्ड टू एक्वायर एसेट, इस साल कितना एसेट खरीदा, ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज दिखाना है। क्या सारे ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज दिखाना है? नहीं, उसी ज्योग्राफिकल लोकेशन का दिखाना है जिसका एसेट एक्वायर्ड कितना हो, 10% और मोर हो टोटल ज्योग्राफिकल लोकेशन में जितना खरीदाया है। मैंने क्या बताया आपको, कंडीशन तो लिखा है एएस में 10% और मोर, सेकेंडरी में 3 था, कॉस्ट इनकर्ड टू एक्वायर एसेट, एसेट में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज दिखाना है। दूसरा, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट दिखाना है ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज, और एक्सटर्नल सेल दिखाना है ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज। क्या सब का दिखाना है? तो एएस में तो लिखता है नहीं, 10% और मोर जिस जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन का है, पर इंस्टीट्यूट क्या करता है, सेकेंडरी रिपोर्ट जब बनाता है सेकेंडरी सेगमेंट का, तो सबका ही दिखा देता है। तो हम भी सबका ही दिखा देंगे, ठीक है। चलो, एक्सपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का दिया हुआ कुछ ओपिनियन देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे लेके आता हूं। कौन है ये एक्सपोर्ट एडवाइजरी कमेटी? जब भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन में लोगों को दिक्कत आती है। कई बार जब हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो कुछ कुछ हमारे मन में ऐसे सवाल उठते हैं या ऐसी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखने को मिलता है जिसके बारे में एएस ने खुल के लिखा नहीं, फिर इस पे लोग क्वेश्चन रेज करते हैं। तो जो आईसीआई के पास एक्सपर्ट लोग बैठे हैं वो इसका ट्रीटमेंट जारी करते हैं, वही है एक्सपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का दिया हुआ ट्रीटमेंट। सिंगल सेगमेंट हो तो
मान लो मैं एक ही लोकेशन पे एक ही प्रोडक्ट बेचता हूँ, तब तो सेगमेंट हुआ ही नहीं। फिर तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यही सेगमेंट रिपोर्टिंग का काम कर रहा है। इसी को देख के कस्टमर आइडिया लगा लेगा, यूजर आइडिया लगा लेगा। दूसरा, बैंक इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज नॉट कंसिडर्ड इन सेगमेंट एक्सपेंस। कई बार आता है कि सर बैंक ओडी तो बिजनेस चलाने से रिलेटेड है, जिस सेगमेंट के लिए है क्या उसके लिए उसके खर्चे में चार्ज करेंगे, तो बोलते हैं नहीं, इंटरेस्ट जो है चाहे बैंक ओडी पे हो या नॉर्मल बोरोइंग पे आपको नहीं लेना, ये कंपनी लेवल के एंटरप्राइज लेवल के खर्चे। अकाउंटिंग पॉलिसीज, देखो सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए वही अकाउंटिंग पॉलिसी हमें लेनी चाहिए जो पॉलिसी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बनाते हैं। ठीक इसका मतलब मान लो सेगमेंट के एसेट में हमने एसेट का कैरिंग अमाउंट निकाला है कोई और मॉडल से, कॉस्ट मॉडल से, एंड जो हम रियल में एसेट की ट्रीटमेंट करते हैं अपने बुक्स में वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करनी चाहिए। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं वही अकाउंटिंग को फॉलो करनी चाहिए सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए। फिर मान लीजिए इंटरेस्ट कुछ कैपिटलाइज हुआ है क्वालिफाइंग एसेट या इन्वेंट्री कॉस्ट पे, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों? इन्वेंट्री ऑलरेडी जैसे आएगा, मतलब कैपिटलाइजेशन है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो दूसरे एएस बोले कैपिटलाइज करने को, एएस 16 बोलता है कैपिटलाइजेशन है, कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक, एसेट के कॉस्ट में ऑलरेडी कैपिटलाइज कॉस्ट आएगा, अलग से ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं, वो तो दिख ही रहा होगा ना कैपिटलाइजेशन के बाद, वही ले लेना आप। चलो इस पे ना थोड़ा एक दो क्वेश्चन दिखाता हूं। ये रहा, द चीफ अकाउंटेंट ऑफ स्पोर्ट लिमिटेड गिव फ्लोइंग डेटा फॉर 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट है, 6 का एसेट दिया है टोटल करके भी दिया है, रेवेन्यू दिया है टोटल करके दिया है, रिजल्ट दिया है रिजल्ट का टोटल करके दिया है। पर रिजल्ट हम ऐसे नहीं देखते, नेट में नहीं देखते, रिजल्ट प्रॉफिट प्रॉफिट एक साथ, लॉस को एक साथ जोड़ेंगे और जो भी हायर होगा लॉस को एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे। चीफ अकाउंटिंग की क्या ओपिनियन है कि सिर्फ एम और एन रिपोर्टेबल सेगमेंट है, यानी कि इनकी रिपोर्टिंग होगी। तो जरा हम चेक कर लेते हैं। रिपोर्टेबल सेगमेंट में 3 क्राइटेरिया था। ठीक, पहला सर पहला रेवेन्यू का ही क्राइटेरिया देख लेते हैं, 10% और मोर होना चाहिए। टोटल रेवेन्यू कितना है, ये रहा 1200, इसका 10% 120, जिसका जिसका भी 120 या उससे ज्यादा है सब रिपोर्टेबल हो जाएंगे। बताओ जरा, इस हिसाब से एम रिपोर्टेबल, एन भी रिपोर्टेबल, ये तो नहीं है पहले क्राइटेरिया के अनुसार। चलो एसेट वाला भी देख लो जो अपना थर्ड क्राइटेरिया था एसेट, क्या पढ़ा था, सेगमेंट का एसेट 10% और मोर होना चाहिए टोटल सेगमेंट के एसेट से। ये रहा टोटल एसेट, इसका 10% करोगे, इसका 10% करोगे तो 20 आएगा, करेक्ट। 20 या उससे ज्यादा जिन जिन सेगमेंट का एसेट है सब रिपोर्टेबल सेगमेंट है। किसका है, तो इस अनुसार तो ये भी रिपोर्टेबल, ये भी रिपोर्टेबल। ठीक है, ये तो ऐसे भी कवर्ड हो गए, किसी भी एक कंडीशन में कवर्ड हो गया रिपोर्टेबल। ठीक, ये भी रिपोर्टेबल, ये भी रिपोर्टेबल और ये भी रिपोर्टेबल, क्योंकि सब 20 या उससे ज्यादा में कवर्ड हो गए। चलो अब बचा कौन, सर इतने तो इसमें कवर्ड हो गए, ये दोनों इसमें थे, एक आर बचा है ना, जरा रेवेन्यू टेस्ट ले लेते हैं, रिजल्ट टेस्ट। 10% और मोर होना चाहिए टोटल सेगमेंट रिजल्ट का, और रिजल्ट देखते कैसे हैं, प्रॉफिट या लॉस विच एवर इज हायर। यहाँ पे प्रॉफिट बताओ कितना है, 50 प्लस 10 60 70 और ये 100। लॉस कितना है, 190 और 10 200। एब्सोल्यूट टर्म में देखना है लॉस को, निगेटिव करेंगे क्या, नहीं निगेटिव करेंगे तब तो यही हायर हो जाएगा। विच एवर इज हायर 200, करेक्ट। 200 का 10% कितना होता है 20 जिनका भी 20 या उससे ज्यादा है वो कवर्ड हो जाएंगे। अब ये सारे तो कवर्ड थे ही, बस आर का चेक कर देना, आर का देखना
30 है तो आरबी कवर्ड हो गया, यानी कि चीफ अकाउंटेंट बिल्कुल अच्छी बात नहीं कह रहा है। खैर ये तो मजाक की बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ। सारे ही सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ये करके दिखा दोगे। यहां देखना 3 सेगमेंट है एक्स वाई जेड, वेरी गुड। टोटल एसेट है 10 एसेट्स। एसेट कितने हैं टोटल? 10। इंडिविजुअल कितना? एक्स का 2, वाई का 3, तो सेगमेंट इसका 5 होएगा। इस एसेट में डेफर्ड टैक्स एसेट है। ओ माय गॉड, सेगमेंट एसेट इंक्लूड डेफर्ड टैक्स एसेट? नो, डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी एंटरप्राइज लेवल का होता है, सेगमेंट में नहीं आएगा तो हटा देंगे। बताओ एक्स में कितना है? 0.5। तो सेगमेंट एसेट लिखना हो, पहले प्रोविजन प्रोविजन लिखेंगे कि सेगमेंट एसेट क्या नहीं इंक्लूड करता? डेफर्ड टैक्स एसेट इंक्लूड नहीं करता। तो सर 2 में से 0.5 घटा देंगे, कहाँ गया 0.5? तो 1.5 ही है सेगमेंट एसेट। वाई का जरा देखेंगे, वाई 0.4, सर 3 है जिसमें 0.4 डेफर्ड टैक्स एसेट है, तो 2.6। जेड 5 है और जेड में 0.3, तो ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 0.3, 4.7। टोटल बताना जरा। 8.8, करेक्ट। ये कंपेयर करना है 10% और मोर के लिए, ठीक है। ये है टोटल एसेट तीनों सेगमेंट का, ये इंडिविजुअल है इसका 10% कितना आता है? 0.88। 10% और मोर तो तीनों में ही है, तो तीनों ही रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गए। सबसे पहले प्रोविजन लिखोगे, ठीक, कि सेगमेंट एसेट एज पर AS 16 रिपोर्टेबल सेगमेंट शैल इंक्लूड, पहले तो लिख दोगे सेगमेंट एसेट 10% और मोर जिसका टोटल एसेट का है। दूसरा, एसेट डज नॉट इंक्लूड क्या? डेफर्ड टैक्स एसेट। फिर आप ये कैलकुलेशन दिखाओगे, फिर बोलोगे कि तीनों XYZ ही रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ठीक। चलो नेक्स्ट, प्रिपेयर सेगमेंट रिपोर्ट। सेगमेंट रिपोर्ट में 2 रिपोर्ट होते हैं, एक प्राइमरी रिपोर्ट, दूसरा सेकेंडरी रिपोर्ट। प्राइमरी रिपोर्ट प्राइमरी रिपोर्ट बनता है तो उसमें 7 डिस्क्लोजर प्लस रिकॉन्सिलेशन वाला आइटम भी दिखाएंगे, और सेकेंडरी रिपोर्ट में 3 डिस्क्लोजर होते हैं, करेक्ट। देखो, डिटेल ऑफ कंपनी 3 डिविजन्स दे रखा है और हेड ऑफिस भी दे रखा है। हेड ऑफिस हमारे लिए एंटरप्राइज है। फोर्स ऑफ डिवीजन, सेल टू ब्राइट डिवीजन, ये तो इंटरनल सेल इसी को बोलते हैं, एक डिवीजन दूसरे को दे। डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेल, ये दोनों एक्सटर्नल सेल है। ब्राइट डिवीजन, ये सेल टू फिटिंग, ये इंटरनल सेल हो गया, और एक्सपोर्ट ये तो एक्सटर्नल सेल है। फिटिंग डिवीजन ये सिर्फ एक्सपोर्ट करता है, एक्सटर्नल सेल है, ठीक। प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रिजल्ट के लिए दे रखा है, तीनों का दे रखा है। हेड ऑफिस का रीएलोकेशन, हेड ऑफिस कॉस्ट रीएलोकेशन, यानी कि हेड ऑफिस के वो खर्चे हैं जो एलोकेट नहीं हो रखे। इंटरेस्ट दे रखा है, ये रहा, पर इंटरेस्ट हम डालते नहीं है सेगमेंट एक्सपेंस में, ये हेड ऑफिस के खर्चे डालते नहीं है सेगमेंट एक्सपेंस पे, ये रिकॉन्सिलेशन में दिखाएंगे। फिक्स एसेट, नेट करेंट एसेट, ये टोटल एसेट आ जाएगा, ये लायबिलिटी आ जाएगा, और कुछ है नहीं। चलो सेगमेंट रिपोर्ट हम बनाते हैं, ये है प्राइमरी रिपोर्ट, लिखने की जरूरत नहीं। 3 डिवीजन है, ये तीनों लिख लिया मैंने। एक कंसोलिडेटेड बनाऊंगा, क्यों? रिकॉन्सिलेशन यहीं पे दिखा दूंगा। कितने आइटम डालने हैं? रिकॉन्सिलेशन तो दिखा ही रहा हूं, 7 चीजें दिखानी है। चलो, सेगमेंट रेवेन्यू सबसे पहले क्या था? एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल में बताओ
एक्सपोर्ट भी एक्सटर्नल है, डोमेस्टिक भी एक्सटर्नल है, ठीक। तो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट तीनों का लिख दोगे, एक्सपोर्ट तो तीनों कर रहे थे, डोमेस्टिक बस ये कर रहा था। टोटल एक्सटर्नल सेल आ गया। इंटरनल एक दूसरे को जो बेच रहे हैं ये जोड़ दोगे तो टोटल सेल आ गया। ये पहली रिक्वायरमेंट थी। अरे भाई देखो यहाँ पे यही है ना डिस्क्लोजर, सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल। चलो ठीक। ये टोटल वाले में एक्सटर्नल तो ठीक है, पर क्या इंटरनल सेल को रिकॉन्सिलेशन में लोगे? नहीं। क्यों? सर कंपनी लेवल पे एक दूसरे सेगमेंट को जो भेज रहे रेवेन्यू नहीं है, सेगमेंट अपने रेवेन्यू में दिखाते हैं पर कंपनी लेवल पे ये रेवेन्यू नहीं है, ये कोई रियलाइज्ड रेवेन्यू तो है नहीं, किसी बाहर वाले को तो बेचा नहीं, आपस में ही एक दूसरे को दे रखा है, ठीक। तो ये नहीं लेंगे। ये आ गया टोटल, ये पहली रिक्वायरमेंट थी। दूसरा सेगमेंट रिजल्ट। सेगमेंट रिजल्ट में जो हमें दे रखा है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्री टैक्स, वो लोगे। ऐसा क्यों है सर प्री टैक्स क्यों? क्योंकि बच्चे जो टैक्स पेड है ना वो टोटल कंपनी अपने लेवल पे करता है, सेगमेंट का नहीं, तो इसीलिए ये हो गया, ठीक। उसके बाद इसमें से हेड ऑफिस का एक्सपेंस घटाओगे जो अनएलोकेटेड था, ये रहा। ये जो एक्सपेंस है हेड ऑफिस का दिया है पर सेगमेंट वाइज, पर हम सेगमेंट में नहीं डालते। सिर्फ एलोकेटेड एक्सपेंस डालते हैं, जो कि ऑलरेडी होता तो देता, वैसे हमें सिर्फ सेगमेंट रिजल्ट देखना है। तो ये दूसरा सेगमेंट रिजल्ट हो गया सेकंड में, और सेगमेंट रिजल्ट को टोटल रिजल्ट से रिकॉन्साइल करना है। तो देखो ये खर्चे घटा दोगे तो ये आया, इंटरेस्ट सॉरी इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट घटा दोगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करेक्ट। उसके बाद तीसरा एसेट एंड लायबिलिटी में, थर्ड में एसेट में क्या क्या दिखाना था, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, टोटल कॉस्ट इनकर्ड, टोटल कॉस्ट इनकर्ड का दिया नहीं है साल में कितना कर देंगे, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन ये भी दिया नहीं है, और नॉन कैश एक्सपेंस ये भी दिया नहीं है, तो सिर्फ एसेट का कैरिंग अमाउंट दिखा सकते हैं। देखो फिक्स एसेट, करेंट एसेट तीनों सेगमेंट का आ गया, ये टोटल आ गया, करेक्ट। फिर सर कोई कंपनी का अनएलोकेटेड अगर दिया हो एसेट तो यहां देखते हैं, एसेट में सर सेगमेंट वाइज तो लिख लिया, पर ये कंपनी का जो एसेट है फिक्स और करेंट यही तो है अनएलोकेटेड, तो इसको जोड़ के डाल दोगे, ये आ गया टोटल एसेट। फिर क्या दिखाते हैं, लायबिलिटी, और दो तीन चीज तो दिखा ही नहीं सकते क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सेगमेंट का अपना है तो ये टोटल, और ये कंपनी का है लायबिलिटी। कंपनी की लायबिलिटी आप देखोगे तो हेड ऑफिस वाले कॉलम में दे रखा रहेगा, ये आ गया, करेक्ट। और क्या दिखाना है, तो सर ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज हमें एक सेकेंडरी रिपोर्ट भी दिखानी होती है, ठीक। देखो लोकेशन वाइज एक तो हम डोमेस्टिक सेल करते हैं, दूसरा पहले वाले केस में सिर्फ एक्सपोर्ट बताया था, किस कंट्री में ये नहीं, तो मैं सिर्फ एक्सपोर्ट लिख दूंगा, पर और दो का एक्सपोर्ट का कंट्री बताया था, रवांडा एंड मालदीव्स। हमें क्या दिखाना होता है, सिर्फ एक्सटर्नल सेल। ठीक, सिर्फ एक्सटर्नल सेल, ठीक है। तो एक्सटर्नल सेल हमने डिस्क्लोज कर दिया है। लॉजिक क्या बोलता है, टोटल जो एक्सटर्नल सेल है इसका 10% बताइए, 679.5, इससे या ज्यादा हो, कौन कौन से इससे ज्यादा है, सिर्फ ये है, ये दिखानी चाहिए थी, बट मैंने आपको बोला था कि इंस्टीट्यूट क्या करता है, तीनों सारे दिखा देता है जितने भी ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज है, तो हम भी सारे दिखा देंगे, और क्या, समझ में आया क्या? तो ऐसा था अपना एस, इसको यहीं पे एंड करते हैं, रिवाइज करते रहिए बढ़िया से, ठीक है। मिलता हूं एक नए एस के साथ, ठीक। चलो, और चैप्टर भी कंप्लीट कराऊंगा, पढ़ते रहो, जो टाइम बचता है इसकी रिवीजन के साथ साथ और भी सब्जेक्ट आप करते रहो साथ में, जितना जल्दी हो जाए। बड़े चैप्टर एमलगेमेशन, कंसोलिडेशन मुझे खत्म कर देना है, AS22 खत्म कर देना है, ठीक है। इतना खत्म हो जाएगा तो मेजॉरिटी पोर्शन खत्म हो जाएगी, छोटे मोटे चीजें जैसे कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ऑलरेडी पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे डला भी है, ठीक। तो अगर नहीं भी कराया रिवीजन में तो आप कर सकते हैं, वैसे तो कोशिश रहेगी कराने का, बट मान लो शेड्यूल में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि मेरी अपनी भी कमिटमेंट है, नहीं हो पाए तो घबराने की जरूरत नहीं, सारे बड़े बड़े तो जरूर कर लेंगे, और सारे डिटेल में, एक आध छोटे मोटे टॉपिक है तो ऑलरेडी कभी ना कभी आप देखोगे यूट्यूब पे करा रखा है,
ना हो तो मैं दोबारा डाल दूंगा। ठीक, चलिए।